वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है शुभम यादव और आज मैं आप लोगों के साथ कंपनी अकाउंट जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ शुरू कर दिया था उसकी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ा था अब तक हमने अब तक ये पढ़ा था कि कंपनी अकाउंट एक एक्ट के तहत आता है, एक कानून के अंदर आता है, जिस कानून का नाम था कंपनीज एक्ट 2013। इस एक्ट से पहले यही वाला एक्ट, इसका नाम था क्या, कंपनीज एक्ट 1956। मतलब 1956 में जो कानून था वो अब तक 2012 तक चलता आया था, लेकिन पुराना होने की वजह से बहुत ज्यादा धुतकारा जाता था। इंटरनेशनल लेवल पर उसकी अकाउंटिंग धुतकार दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या था, हमें एक नए कानून की जरूरत थी जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे साथ खड़ी हो सके। बात समझ में आती है। 1956 एक्ट भी मैंने कहा था, कहने के लिए 1956 एक्ट है वो अंग्रेजों के जमाने का एक्ट था। बस क्या था कि अंग्रेजों ने, एग्जाम में नहीं आएगी ये चीज तो मैं इसलिए बता दूं, अंग्रेजों के जमाने का एक्ट था वो। अंग्रेजों के जमाने से उसको ऐसा कैसे कॉपी करके 1956 एक्ट बना दिया गया ताकि किसी को ये ना पता चले कि भैया ये जो है अंग्रेजों का ही एक्ट ये लोग कंपनी को चलाने के लिए यूज कर रहे हैं। बात समझ में आती है। इससे बदनामी होती है, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक्ट का केवल और केवल नाम बदला और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट 2013 एक्ट के अंदर इन्होंने बहुत सारे नए नए प्रोविजंस लेकर आए, जैसे कि पिछली बार का 1956 एक्ट के अंदर क्या हुआ करता था, 1956 एक्ट के अंदर एक बंदा कंपनी नहीं खोल सकता था, पर 2013 एक्ट के अंदर ये रूल खत्म कर दिया गया और क्या कहा गया कि एक अकेला बंदा भी कंपनी खोल सकता है। मानता हूं कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ मतलब रुकावटें हैं, पर कंपनी तो खोल सकता है ना एटलीस्ट। यही चीज मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। मैंने 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्टिंग्विश किया था कि क्या क्या 1% कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो क्या क्या कर सकता है। प्राइवेट कंपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती थी और पब्लिक कंपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती थी। इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जो आगे फर्दर 3 हिस्सों में और शेयर्स इशू कर सकती है। मतलब कौन सी, किस तरीके की कंपनी आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, कैसी वाली 3 कंपनी। पहली वाली कौन सी, लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरी वाली कौन सी, लिमिटेड बाय गारंटी। तीसरी वाली कौन सी, अनलिमिटेड कंपनी। ये 3 कंपनियां हमारी हुआ करती थी। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में नेक्स्ट क्लास में इशू स्टार्ट करूंगा। फिलहाल यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में कर रहे हैं। पहली बात तो एक क्लियर कर दो, इनकॉर्पोरेशन का मतलब केवल और केवल रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना। बेटा सबसे पहली बात यह है कि थ्योरी मैंने आप नोट्स बना रखे हैं, वो नोट्स में पीडीएफ में ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। आप इस पूरी की पूरी थ्योरी को, या मैं इसको छोड़ो, आपने अपनी बुक की थ्योरी को अगर पढ़ने की कोशिश की आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं छोटी सी एक स्टोरी समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको मे बी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं तो पूरी कोशिश करने वाला हूं और आप देखते हैं कितना साथ देते हैं मेरा। बेटा मैं ये कह रहा हूं थोड़ा समझा मेरे साथ। ये एक बंदा है, इस बंदे का नाम पता क्या है, मुकेश अंबानी। क्या नाम है इसका, मुकेश अंबानी। ये छोड़ो, मुकेश अंबानी को छोड़ दो, वो तो ऐसी कंपनी खोल चुका है कई सारी। इसका नाम रखते हैं मिस्टर एक्स ही रखते हैं, हमारा प्यारा सा लौंडा मिस्टर एक्स। ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या करना है, बिजनेस करना है। क्या करना है, इसके दिमाग में एक बात आई, कि यार मुझे ना बिजनेस करना है। बिजनेस करना है तो बिजनेस कैसे होगा जी, बिजनेस के लिए पहली बात तो हमें पैसा चाहिए, जिसको हमने नाम दिया कैपिटल। हमने पार्टनरशिप में भी ये बात पढ़ी थी। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस सेटअप करते हैं तो या तो आप पार्टनरशिप खोलें, या आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोलें, या आप कंपनी खोलें। जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, पार्टनरशिप कम से कम 2 बंदे कर सकते हैं। मे बी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई मिलके कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सोल प्रोप्राइटर अकेला बंदा कर सकता है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे आगे बिजनेस नहीं कर पाते। इंटरनेशनल लेवल पर भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी फॉलो करनी होती है, बहुत सारी ऐसी नॉर्म्स होते हैं जो ये फॉलो नहीं कर सकते। इसकी वजह से इसे कंपनी बनानी पड़ेगी। तो ये जो क्या फॉलो नहीं कर सकते, आप कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं बता रहे हो। पिछली क्लास में भी आप लोगों ने डिस्कस किया कि रेस्ट्रिक्शंस क्या है, क्या चीज है। तो मैं आपको बता दूं, रेस्ट्रिक्शंस के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट सीए करना चाहता है वो इसके बारे में कंपनी लॉ के अंदर डिटेल में पढ़ेगा, इंटरमीडिएट लेवल पर, जो आपका सीए का 2nd लेवल होता है। तो इसलिए भैया बाकी लोग इसके अंदर ना घुसे, सिर्फ इतना सोचें कि हाँ कुछ शर्तें होती हैं,
ट्रैफिक रूल्स होते हैं, नहीं होते हैं कि भाई आप रेड होते ही आपको रुकना है, येलो होते ही रेडी होना है, ग्रीन होते ही निकल जाना है, ये सब ट्रैफिक रूल्स होते थे ना, ऐसे कुछ रूल्स यहां पर भी हैं। वो रूल्स सारे सीए स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी केवल इतना मेरी बात को समझें कि आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते जरूर हैं, ठीक है। कंपनी पे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। कंपनी मतलब बहुत सारी प्रकार की कंपनियां होती हैं, लिस्टेड कंपनी होती है, अनलिस्टेड कंपनी होती है, बहुत सारी होती है जिसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और आप क्या है इंटरनेशनल लेवल पर चाहे किसी भी जगह बिजनेस कर सकते हैं, दिल थाम के बिजनेस कर सकते हैं। तो मिस्टर एक्स ने दिमाग बना लिया कि यार मैं तो ना कंपनी खोलूंगा। मिस्टर एक्स ने क्या कहा, मैं कंपनी खोलूंगा। तो माय डियर मिस्टर एक्स कंपनी ऐसे ही नहीं खोल लेगा। मिस्टर एक्स को क्या करना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, कैश में या बैंक में जैसे भी स्थिति हो उसको पैसा लगाना पड़ेगा। पैसे क्यों लगाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई साहब कंपनी ऐसे ही नहीं खुल जाती है। क्यों, क्योंकि भाई साहब कंपनी का रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी होता है, रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है, ट्रैवलिंग में भी खर्चा होता है, मे भी उन्हें ब्राइब भी देनी पड़ जाए। हालांकि बोल नहीं दीजिए ये बात, लेकिन इंडिया में भैया रिश्वत तो देनी पड़ी जाती है, रिश्वत भी देनी पड़ सकती है, और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। वकील भी हायर करना पड़ सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हायर करने पड़ सकते हैं। ये सब खर्चे करने के बाद कंपनी रजिस्टर होती है। रजिस्टर ऐसे ही नहीं हो जाती है। क्या होता है कि मिस्टर एक्स ने मान लीजिए उसकी फीस भी सबमिट कर दी, बाकी सारी भाग दौड़ भी कर दी, किसी अधिकारी ने अगर रिश्वत मांगी रिश्वत भी दे दी, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज है वो भी कर लिया, सीए भी हायर कर लिया, जो कंपनी को रजिस्टर करने में हेल्प कर रहा है। अब ये सभी चीजें लेके ना ये मिस्टर एक्स कहां जाता है, ये जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, जिसको हम यहां पर किस नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में आरओसी के नाम से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर मैं बात करूं हमारे यूपी उत्तर प्रदेश की जितनी भी कंपनीज हैं वो कहां रजिस्टर्ड होंगी, वो सारी आपकी कानपुर के अंदर रजिस्टर्ड होंगी। दिल्ली आपका एक अलग स्टेट है, दिल्ली जो है आपका, मैं दिल्ली पुलिस लिख रहा था, दिल्ली जो है ये आपका कहां है भैया, दिल्ली एक सिटी भी एक ही है और एक अलग स्टेट भी है, तो भैया दिल्ली का भी दिल्ली में ही आरओसी है। मुंबई की बात करूं, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में दो हैं, नेट पे सर्च करना, ये सब चीज मैंने पढ़ी थी अपने सीए में, इसलिए मुझे याद है ये सब चीजें। मैं जो आपसे बोलना चाह रहा हूं, जो भी आप अपने स्टेट, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, अगर आपको अपना आरओसी जानना है, आप गूगल पे डालें, आपको आरओसी मिल जाएगा। तो ये वो बंदा होता है जो कंपनी को रजिस्टर करता है, सारी फॉर्मेलिटीज चेक करेगा, ए टू जेड जितने भी उनके कॉलम्स हैं उन सबको चेक करेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या है ये मैं बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए समझें कि ये बहुत सारे ऐसे क्लॉज होते हैं छोटे छोटे से, जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। मुझे लगता है आपके पास समझ में आई, जैसे आप बैंक में फॉर्म भरवाने जाते हैं, अगर फॉर्म भरवाने जाते हैं बैंक में, तो इसमें क्या होता है कि मतलब आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक छोटी सी बात यह है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का, एक्चुअली फोन आ गया था बीच में, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। मैं कहां था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो आता है आपका, एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है जिसके पास वो क्या होता है, छोटे छोटे फॉर्म, आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। जैसे मैं कहूं आपसे कि आपको बैंक का खाता खुलवाना है, भाई इसी एग्जांपल पे था मैं, कि बैंक का खाता मान लीजिए आपको खुलवाना है, तो बैंक के खाते ऐसे खुल जाता है क्या, आप पहले बैंक में जाते हैं, बैंक वाले से बात करते हैं, भाई साहब हम खाता खुलवाना है, कैसे खुलेगा, बैंक वाले ने कहा आप एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म भरें, इसके पर्टिकुलर कॉलम्स भरें, इसके बाद आपका एक आधार कार्ड भी चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, एक गारंटर भी चाहिए, और भी पैन कार्ड भी चाहिए, बहुत सारी फॉर्मेलिटी। मुझे याद नहीं, बहुत पहले खाता खुलवाया था मैंने, तो मतलब ये अकाउंट जो आप ओपन करवाते हो उसकी कितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये सब फॉर्मेलिटीज आपको फुलफिल करनी होती हैं। जब आप ये सब फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर लेते हैं तो बैंक वाले मैनेजर के पास आप जमा करते हैं, बैंक का मैनेजर साइन करता है कि हाँ जी आपका खाता खुल चुका है, तब जाके आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, उस दिन से एग्जिस्टेंस में आ जाता है। उसी तरीके से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर स्टेट है उसका एक रजिस्ट्रार होता है, बस महाराष्ट्र में 2 हैं इंडिया में, बाकी सब में एक स्टेट में एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आरओसी जो होता है ये सारी फॉर्मेलिटीज चेक करता है, अगर उसे कोई फॉर्मेलिटी कम लगती है तो उसके मुंह पे दोबारा मार देता है कि जा ठीक करा के ला, वो ठीक करा के लाता है, आरओसी फिर चेक करता है, आरओसी जब उसे चेक कर लेता है तो फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है, इनकॉर्पोरेशन
तो मतलब ये इनकॉर्पोरेशन का एक सर्टिफिकेट इशू है, इसका नाम ही यही है, ठीक है ना जी। तो ये सर्टिफिकेट इशू कर देता है और उसके बाद कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, या यूं कह दूं कंपनी जिंदा हो जाती है कानून की नजर में, या फिर यूं कह दूं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जीता जागता इंसान है कंपनी कानून की नजरों में। तो मैं बता रहा हूं जैसे ही आरओसी ने साइन कर दिया और सर्टिफिकेट इशू कर दिया, तुरंत कंपनी का जो भी नाम हो, XYZ लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी नाम हो, उस नाम से कंपनी एग्जिस्ट कर जाती है। अब मैंने आपसे एक बात बताएं आप एक बात बताएं, ये बंदा कौन है? अब आप कहेंगे सर तो मालिक है। नहीं बेटा, मालिक नहीं है। इस कंपनी के केस में इस बंदे का नाम जो होता है ना, प्रमोटर होता है। प्रमोटर्स कहलाते हैं ये लोग। प्रमोटर्स कौन से बंदे होते हैं? प्रमोटर वो बंदे होते हैं जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने में मदद करते हैं, जिसने ये स्टार्टिंग करी है। अंबानी साहब ने, मुकेश अंबानी जी ने अगर रिलायंस, हालांकि धीरूभाई अंबानी ने स्टार्ट करी थी, लेकिन फिलहाल के लिए मान लें, मीन टाइम के लिए, कि मान लीजिए मुकेश अंबानी ने ही रिलायंस को रजिस्टर्ड करवाया हो, तो क्या होगा? मुकेश अंबानी जी क्या होंगे? प्रमोटर्स होंगे। बात समझ में आती है? तो मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, जिस वक्त ये मिस्टर एक्स ने सोचा कि मैं कंपनी बनाऊंगा XYZ लिमिटेड के नाम से, तो अभी तो कंपनी जिंदा नहीं है ना जिंदा। तो मिस्टर एक्स क्या करता है? ये सब खर्चे अपनी जेब से करता है, अपनी जेब से करता है। उसके बाद जब कंपनी एग्जिस्ट, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी साइन कर देता है और कंपनी एग्जिस्ट हो जाती है, तो ये जो है ना, ये कंपनी वाला, सॉरी ये कंपनी जो है, इसको इसका खर्चा वापस दे देती है। बात समझ में आई? भैया वो जिंदा हो गया तो क्या करेगा? एक छोटी सी बात, मान लीजिए दो दोस्त थे, एक राम एक श्याम। राम श्याम बहुत जिगरी दोस्त थे। श्याम का एक्सीडेंट हो गया और उसके पास पैसे नहीं थे, तो राम ने उसका बिल पे कर दिया हॉस्पिटल का। तो जब श्याम ठीक हो गया तो श्याम ने क्या किया? उसका बिल वापस कर दिया, उसके जो भी पैसे थे उसके वापस कर दिए। वही हाल यहां पर है कि भैया अभी तक कंपनी जिंदा नहीं थी, मिस्टर एक्स ने, प्रमोटर है जो, उसने क्या किया? कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया और रजिस्टर करवाने के बाद वो आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, वो जीते जागते एग्जिस्टेंस में आकर उसने इसका पेमेंट कर डाला। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए बता दूं, माय डियर, कंपनी के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता कभी भी कि आप जो है प्रमोटर्स का पेमेंट करेंगे। बात समझ आए? प्रमोटर्स का पेमेंट करने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता, ये रूल बिल्कुल नहीं है। कंपनी चाहेगी तो पेमेंट करेगी, कंपनी नहीं चाहेगी तो पेमेंट नहीं करेगी। ये तो है कानून की बात। प्रैक्टिकली क्या होता होगा बताएं जरा। रिलायंस में किसकी चलती है? अंबानी जी की चलती है या फिर कंपनी की चलती है? रिलायंस की चलती है माय डियर, अंबानी साहब की चलती है। बात समझ में आती है? ये प्रमोटर्स ही मालिक कहलाते हैं, प्रैक्टिकल मालिक कहलाते हैं, लेकिन कानून की नजर में ये मालिक नहीं है। कानून की नजर में केवल शेयर होल्डर्स मालिक हैं, केवल शेयर होल्डर्स मालिक हैं। तो इस वजह से उस रूलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए मिस्टर एक्स क्या करता है? मिस्टर एक्स इसके 51% शेयर ले लेता है, शुरू में ही खरीद लेता है जाके। 51% शेयर का मालिक मैं हूं, और जो 51% शेयर का मालिक हुआ वो अल्टीमेट क्या है? मेन मालिक कहलाया। कुछ बात समझ में आती है या नहीं आती? ये चीज जो मैं शेयर कर रहा हूं, मैं आगे डिस्कस सब कुछ करूंगा आपसे, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं। मैं पहले आपको शेयर्स तक लेकर जाऊंगा, ये कंपनी कहां से चली, कैसे रजिस्ट्रेशन और कहां तक पहुंचे। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके साथ साथ जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, तो माय डियर एक कंक्लूसिव एविडेंस है, मतलब ये एक सबूत है कि कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, चाहे ये कैसे भी प्राप्त किया हो। साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल किया हो, अगर सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है तो फिर कंपनी एग्जिस्टेंस में है, मतलब इसको कभी नकारा नहीं जा सकता। मैं एक बात कह दूं आपसे, मान लीजिए आरओसी ने इलीगल तरीके से सर्टिफिकेट इशू कर दिया और कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में ले आया, तो आपको पता है रूलिंग क्या है? रूलिंग ये है कि आरओसी को चाहे जेल में जाना पड़े, मिस्टर एक्स को चाहे जेल में जाना पड़े, पर कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी अगर एग्जिस्ट हो गई है तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है, आपको अब कंपनी चलानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भले उसके ऊपर बाकी कानून लगा दे, मैं क्या कहूं, इलीगल बिजनेस कर रहा है कोई, इलीगल बिजनेस कर रहा है तो इसके ऊपर कोई और एक्ट लगा के इसे बंद करवा दिया जाए, वो अलग बात है, लेकिन इस एक्ट के तहत बंद नहीं हो सकता। इसलिए वर्ड यूज किया है कंक्लूसिव एविडेंस। सब लिखवाऊंगा, सब नोट्स में सब कुछ है, लेकिन मैं अभी एक एक करके सब वर्ड्स डिस्कस करूंगा। पर फिलहाल मैं केवल एक स्टोरी, मतलब जितना भी मैं आपसे करूंगा वो सब मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस किया। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आई होगी समझ में। तो अब एक काम करते हैं, ये तो वो थी जो मैंने
स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सारी चीज बताई। अब जो है मैं एक एक करके आपको इनके वर्ड समझाता हूं एक एक करके इनके वर्ड समझाता हूं क्या है। सबसे पहला वर्ड, ये तो खैर आपको पता ही, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मैंने वो भी रब कर दिया। अरे यार, इनकॉर्पोरेशन का मतलब सिंपल क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन कहां होता है? आरओसी के अंडर होता है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार जो होता है एक स्टेट में एक होता है, केवल महाराष्ट्र में 2 हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यूपी का कहां है भैया? यूपी का हमारे पास कानपुर के अंदर। जितनी भी कंपनी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं वो सबकी सब कानपुर के अंदर पहले रजिस्टर्ड हुई होंगी, उसके बाद ही वो चल रही हैं। चलिए जी, तो क्या है हमारे पास? सबसे पहली चीज आती है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है भैया? प्रमोशन का मतलब होता है कि आप कंपनी को प्रमोट करेंगे। मतलब कंपनी ऐसे तो बनी नहीं जाएगी, कोई ना कोई बंदा उसको बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री टू स्टार्ट बिजनेस इन द फॉर्म टू फॉर्म अ कंपनी इज कॉल्ड प्रमोटर्स। भैया प्रमोटर कौन होते हैं? प्रमोटर वो होते हैं जो अकेला एक बंदा हो, चाहे ग्रुप ऑफ पर्सन हो, 2 3 4 5 10 मिलकर आपका एक मतलब कंपनी को सेटअप करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर खर्चा करते हैं, उसके ऊपर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास सारे कागज लेके जाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? उन सबको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। बी पॉइंट आता है इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन। मैंने बताया आपको इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन कहां होता है भैया? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होता है। उसकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं आपको वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। उसके बाद आपको कौन कौन से मतलब कॉलम करने पड़ेंगे? एक तो होता है एमओए, एक होता है एओए। एमओए क्या होता है? एमओए की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? मैं बता दूं आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको ये चीज लिखनी होती है कि आपका बिजनेस कहां हो रहा है। पहली बात, आपका बिजनेस का नाम क्या है, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आप किस चीज का व्यापार करना चाहते हो, आप टेक्सटाइल का करना चाहते हो, कपड़े का व्यापार करना चाहते हो, या फिर आप टीचिंग करना चाहते हो, या फिर आप बुक्स का व्यापार करना चाहते हो, कैसा भी व्यापार XYZ, आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा कि आपको कौन सा व्यापार करना है। बात समझ में आती है? इसके 6-7 क्लॉज हैं, मुझे लगता नहीं वो लिखवाने की जरूरत है, आपके सिलेबस में तो ये नहीं है, पर भैया अगर आपको चाहिए होंगे तो बता देना, मैं वो भी करा दूंगा। तो इसमें क्या होता है, मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, कंपनी का नाम क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, किस वजह से कंपनी सेटअप की गई, उसका प्लेस क्या है, कहां पर कंपनी सेटअप की गई है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, ये सब चीजें और भी कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का पूरा चिट्ठा होता है कि आप कंपनी के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उन सभी चीजों सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। बात समझ में आती है? चलिए, अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये केवल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब बेटा एक बात बता, कोई भी काम करने के लिए रूल बनाया जाता नहीं बनाया जाता। अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, इस कोविड-19 में क्या हुआ, कोविड-19 में रूल बनाया, बिना मास्क के आप बाहर अगर निकले तो दिक्कत, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कम से कम 6 फीट की, और भी बहुत सारी चीजें हैं भैया। आप अभी फिलहाल जो चल रहा है, सैटरडे और संडे बाहर नहीं निकल सकते, ये नाइट में मतलब लगभग 7 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक, या 7 बजे पता नहीं क्या था, मैं निकलता ही नहीं रात को बाहर, 7 PM से लेके मॉर्निंग 7 AM तक आप बाहर नहीं निकल सकते, कंप्लीट लॉकडाउन है ये क्या चीज है? ये रूल बनाया गया इस सिचुएशन को देखते हुए। ये क्या है? रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो भैया जो भी आप कंपनी बना रहे हैं तो उसके भी तो रूल्स बनाने पड़ेंगे कि भाई आप ये काम करने वाले हो, मैनेजर यही काम कर सकता है, डायरेक्टर ये काम करेगा जाकर, हम लोग काम कैसे करेंगे, हम लोग कितने घंटे काम करेंगे, कहां काम करेंगे, किस तरीके से काम होगा, हमारा ऑफिस की प्रेमिसेस ये होगी, हमारा जो स्टोर रूम होगा वो ये होगा, यहाँ पर हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, यहाँ पर हम सेल करेंगे, कस्टमर आ गया तो कहां बिठाएंगे, ये सब चीज रूल्स होती हैं। वो सीनियर उससे नहीं बोल सकता, ये ज्यादा सीनियर है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है,
ये सब चीज कहां डिस्कस हुई, रूल्स एंड रेगुलेशंस में। ये सभी चीज आप उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बनता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बनता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अभी तो कंपनी बनी नहीं है, तो आपने रूल कैसे बना लिए, आपको कैसे पता कि आपके सामने समस्या होने वाली है। बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे जैसे समस्याएं आती हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स सामने आती जाती हैं, वैसे वैसे रूल्स बनाए जाते हैं। आप कैसे स्टार्टिंग में रूल्स बना रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे जैसे समस्याएं आती जाएंगी कंपनी में, वैसे वैसे अमेंडमेंट करते जाएंगे। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका चेंज किया जा सकता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस होगी उसकी फीस दें और वहां पर उसको अपडेट करा लें। बात समझ में आती है। आप इसको कभी भी चेंज करा सकते हैं, कंपनी के रूल के हिसाब से आप इसका अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसका भी और इसका, प्रोवाइडेड आरओसी सेटिस्फाइड हो। आरओसी की जो भी फीस है, आरओसी सेटिस्फाइड है, सब कुछ लग रहा है कि हाँ जो भी आप कर रहे हो जेन्युइन फेथ में कर रहे हो, मतलब सही ढंग से कर रहे हो और समाज का इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनको अपडेट कर दिया जाता है आपके हिसाब से। भैया सभी को पता है कि आजकल डेट हमारा इंडिया, हमारा 21st सेंचुरी में तो है ही है, साथ साथ में आगे ही बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या है कि नई नई चीजें हमारे सामने आती रहती हैं। तो जब भी नई नई समस्या, जैसे आईटी सेक्टर, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद एकदम एकदम क्रेज उठा आईटी सेक्टर के। खुद मैं नहीं पढ़ाता था, कभी मैंने यूट्यूब पे क्लास नहीं दी, मुझे नहीं पता यूट्यूब कैसे चलता था, पर मैंने भी क्लास देनी स्टार्ट की। स्टूडेंट्स की बड़ी रिकमेंडेशन है, सर हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, कैसे होगी तैयारी, यहाँ आसपास पढ़ रहे, समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद फीस भी इतनी हाई चार्ज हो रही है, हमारे पास फीस तक देने के पैसे नहीं है। तो मैंने ठीक है भैया, आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ के तैयारी करो। और मैंने अपना ट्राइपॉड मंगाया और बाकी जो भी मैंने 2-4 जगह से पूछा और उसके बाद मैंने क्लासेस बनाना स्टार्ट कर दिया। ये क्यों किया मैंने, ये इसीलिए किया ताकि आप लोग घर बैठ के तसल्ली से करें। आईटी सेक्टर एकदम डेवलप हुआ, मैं तो बहुत छोटे लेवल पर हूं, लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। मतलब जो आपके वो हैं, मतलब कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, उन्होंने क्या करा, अपनी एप्लीकेशन ही लॉन्च कर दी। मुझसे, मेरे पास भी ऑफर आया था कि यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट की एप्लीकेशन लॉन्च कर दो। मैं भैया मेरे को करना ही नहीं बिजनेस इस तरीके से, भाई मैं कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो प्रोफेशन में हूं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस तरीके से काम, मैं नहीं कर सकता ये इस काम को, मैंने मना कर दिया। लेकिन मैं कहीं ना कहीं आईटी फील्ड में आया जो बिल्कुल ठेठ था, ठेठ ही कहूंगा अपने आप को, मैं इन चीजों को मुझे चलाना नहीं आता, मैं बिल्कुल ठेठ हूं। मैं भी आया आईटी सेक्टर में, आया कि नहीं आया, और जो लोग थोड़े एडवांस थे वो बहुत एडवांस लेवल पे चले गए, एकदम क्रेज आया। अगर लॉकडाउन ना हुआ होता, कोविड-19 ना आया होता, तो क्या लगता है इतनी जल्दी क्रेज आता है आईटी सेक्टर का? अभी नहीं आता क्रेज। जिन स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉइड फोन नहीं था, अब पढ़ने के लिए उन्होंने एंड्रॉइड फोन खरीदा। मुझे याद है पिछले सेशन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था अपने कोचिंग में, तो सभी क्लासेस का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया था मैंने, और सभी में पर्सनली ऐड था, टीचर्स भी ऐड थे और मैं भी पर्सनली ऐड था। लेकिन क्या हुआ था कि मैक्सिमम स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ लगभग 30 to 40% स्टूडेंट जो थे हमारी कोचिंग में, उनके पास फोन ही नहीं थे। उन्होंने कहा सर हम तो कीपैड वाला चलाते हैं। मैंने कहा इस जमाने में भी आप कीपैड वाला चला रहे हैं? इस वक्त तो व्हाट्सएप का बहुत जबरदस्त क्रेज चल रहा है, पर मैं भी किसी किसी घर में नहीं था भाई, सबकी फैमिली की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, नहीं थे उनके पास एंड्रॉइड फोन्स। तो उन्होंने पिछली बार, मैंने ना तो कोई YouTube पे क्लास डाल पाई, मैं सोचा था कि YouTube पे कुछ रिवीजन क्लासेस डालूंगा ताकि उन बच्चों को थोड़ा घर बैठ के हेल्प हो जाए, लेकिन उनके पास, सबके पास था नहीं। मैंने कहा इन बच्चों का लॉस हो जाएगा, इसलिए मुझे रिवीजन क्लासेस फेस टू फेस करानी पड़ी। तो ये जो चीजें आई हैं, क्यों आई हैं? क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन आ गया थी, प्रॉब्लम हमारे सामने आई, हमने अपने आप को इनोवेट किया, अपने आप को चेंज किया, मैं नए नए आइडियाज लेकर आई। यही चीज तो होती है। और जब ऐसी समस्याएं आती हैं तब आपको इन्हें भी अमेंड करना पड़ता है। हो सकता है कभी कोई समस्या आ जाए, ठीक है जी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो सॉरी अभी और भी चीजें रह रही हैं इसके अंदर। अभी इसके बाद क्या होगा जो भी है, डायरेक्टर कंसेंट आफ्टरवर्ड रजिस्ट्रार कंपनी सेटिस्फाइंग इशूइंग, हाँ वो तो मैं बता ही दिया था। क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जब सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। और ये क्या है, ये कंक्लूसिव एविडेंस है। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब कि इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई साहब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गलत है, आप इसको कैंसिल कर दें। ना जी ना, एक बार इशू हो गया तो हो गया, भले अब इसके ऊपर केस चले या मालिक के ऊपर केस चले, चाहे प्रमोटर के ऊपर केस चले, भाड़ में जाए बाकी सब, पर सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होगा। बात समझ में आती है? सर्टिफिकेट एक बार इशू होने के बाद फिर वो कंक्लूसिव एविडेंस हो जाता है, ठीक है। नो इंक्वायरी कैन बी डन, ये नोट्स में मैंने सब लिख रखा है, आप कलेक्ट कर लेना।
चलिए जी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है, ऐसे रब कर दूं, तभी कर देते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे सामने आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस आपने कमेंस कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया। बेटा क्या है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस? तो इसमें क्या है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन कमेंसमेंट को अगर मैं थ्योरी की भाषा में समझाऊं तो शायद आपको दिक्कत आए इसमें। मैं फिलहाल इसको बिल्कुल देसी स्टाइल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, अभी हम इसके थोड़ी बार फिर रिवीजन कर लेंगे छोटा सा, और जब क्वेश्चंस करेंगे मैंने पहले ही बताया आपको और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अभी थ्योरी है तो थोड़ा बोर लग रहा होगा और थोड़ा समझने में सारी समस्या हो रही होगी कि कंपनी बिल्कुल अलग है, अभी तक आप कंपनी के टच में ही नहीं है, लेकिन नो डाउट जैसे आप इसकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाओगे तो ये बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन में, इन सभी टॉपिक से बाहर जाके बात करता हूं। मैं कह रहा हूं ये मिस्टर एक्स, जैसे मैंने पहले बताया था, मिस्टर एक्स को बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 1 करोड़ रुपए। पर 1 करोड़ रुपए उसके पास नहीं है। 1 करोड़ रुपए उसके पास इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए, इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। कितने? मैं कह दूं 10 लाख रुपए हैं केवल। क्या बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने कहा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो कितने रुपए अभी और चाहिए हमें? अभी 90 लाख रुपए और चाहिए। 90 लाख रुपए और चाहिए। तो क्या होता है कंपनी में, क्या किया जाता है कंपनी में ना, ये 90 लाख पब्लिक से ले लिया जाता है। किससे ले लिया जाता है? पब्लिक से। पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक से ये बोलते हैं कि भाई साहब किसी को मालिक बनना है क्या? किसी को मालिक बनना है क्या? तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दुनिया भर के लोग हैं, बहुत सारे अनगिनत। ये सारे बोलते हैं जी हमें ही बनना है मालिक, हमें ही बनना है मालिक, हमें ही बनना है मालिक, एंड सो ऑन। बहुत सारे। तो क्या होता है कि कंपनी कहती है मतलब यही मिस्टर एक्स ये क्या बोलता है कि ठीक है मालिक बन जाना आप, ना मुझे ना पैसे दो, सब लोग मुझे पैसे दो, और जब मैं बिजनेस करूंगा ना, और बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में आपको भी हिस्सा दूंगा। उस प्रॉफिट में आपको भी हिस्सा दूंगा। जितना जितना आपने मुझे पैसा दिया है उतना उतना आपको हिस्सा मिल जाएगा। कुछ बात समझ में आई? मतलब 10 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने लगाए हैं तो मिस्टर एक्स को भी 10 लाख के बराबर का शेयर मिल जाएगा, और बाकी इन्होंने जितने जितने पैसे लगाए हैं उतने उतने का इन्हें मिल जाएगा अमाउंट, प्रॉफिट मिल जाएगा। फिलहाल यहां पर मैं बता दूं प्रॉफिट को नाम दिया जाता है डिविडेंड। यहां पर प्रॉफिट का मतलब है डिविडेंड, ध्यान रखना इस चीज का। इसे हिंदी में लाभांश बोलते हैं, और ये जो होता है डिविडेंड यहां पर प्रॉफिट के तौर पर उनको दिया जाता है। कंपनी अकाउंट्स में अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब डिविडेंड की बात कर रहे हैं। डिविडेंड हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि अब जो है थोड़ा समझना इस चीज को कि पैसा आता कैसे है और इन लोगों के पास शेयर्स जाते कैसे। तो मैं बताऊं क्या होता है। ये तो क्लियर होगा कि ये पैसे देंगे और ये लोग इसको मालिक बनाते हैं। मालिक किस तरीके से बनाएंगे मैं बताऊं। ये लोग क्या करते हैं, कंपनी को पैसे देंगे, कैश या बैंक जैसे भी, और कंपनी क्या देगी, कंपनी इनको एक कागज का टुकड़ा देगी। कंपनी क्या करेगी, कंपनी इनको कागज का टुकड़ा देगी जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, शेयर्स। क्या लिखा होगा, शेयर्स। इस कागज के टुकड़े का ही नाम है शेयर्स। मतलब कंपनी इस कागज के टुकड़े को, मैं कह दूं इस बंदे ने 10,000 रुपए कैश दिए तो ये लिख दिया जाएगा इसके ऊपर कि कितने के शेयर हैं, ये 10,000 रुपए के शेयर्स हैं, और ये किसको दे दिया जाएगा, इस बंदे को दे दिया जाएगा। अब मान लो ये बंदा जो भी, इसका नाम मैं रख देता हूं मिस्टर वाई रख देता हूं। मिस्टर वाई की इच्छा आई, मैं लिख देता हूं कि 10,000 शेयर किसके हैं, मिस्टर वाई के हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए मिस्टर वाई को पैसों की जरूरत पड़ी तो माय डियर जो भी शेयर का उस वक्त रेट चल रहा होगा ये शेयर बेच सकता है।
अपने पैसे दोबारा रिकवर कर सकता है। मतलब अगर ये मालिक वाली हैसियत से बचना चाहता है तो बच सकता है, अपने शेयर किसी और को बेच दे। मतलब कंपनी को नहीं, कंपनी को वापस नहीं कर सकता, ये कंपनी को वापस नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं मैंने शेयर खरीद लिए किसी कंपनी से और उन शेयर को मैंने अपने पास रखा, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं कंपनी के पास गया, भाई साहब मेरे पैसे दो, अपने शेयर ले लो। कंपनी ने कहा कि ना जी ना, ऐसे वापस नहीं होते पैसे। तो मैं क्या करूंगा, मैं उन शेयर्स को ले जाकर किसी मिस्टर सी को या फिर किसी थर्ड पर्सन को, मैं दोस्त था कोई, उस दोस्त के पास गया कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े, ये शेयर्स ले ले और मुझे कैश दे दे। अब आप कहेंगे कि वो क्यों खरीदेगा? बेटा डिविडेंड के लिए, प्रॉफिट के लिए। आपको पता है शेयर का मालिक जो भी होता है डिविडेंड उसी को मिलता है। अब आप कहेंगे सर डिविडेंड कितना दे देगा? कभी रिलायंस के शेयर खरीदना या नेट पे आप चेक करना कि रिलायंस डिविडेंड कितना बांटता है। माय डियर, रिलायंस का शेयर ब्लैक में चलता है। अगर रिलायंस के शेयर की कीमत 10 रुपए है तो 10,000 में बिकता है मार्केट में। वो क्यों? लोग की भूख, इतने भूखे हैं लोग, इसे कहते हैं रिलायंस का शेयर खरीदने के लिए भागते हैं एकदम। शायद अभी 4-5 हजार के आसपास होगा लॉकडाउन में, आप चेक करना नेट पर, इससे नीचे कभी जाता ही नहीं वो। मैं कह रहा हूं कि इतना ज्यादा, जबकि 10 रुपए कीमत है उसकी, फिर भी 4-5 हजार रुपए के आसपास हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि इतना काला बाजारी चल रही है, इतना ब्लैक में चलता है उसका पैसा, मतलब उसके नाम है भैया, इतना डिविडेंड बांटता है वो, उसका शेयर कहते ही बिक जाता है। मेरे पास रिलायंस का शेयर हो, मैं अगर रिलायंस का शेयर बेचना चाहता हूं मैं, भाई साहब डबल ट्रिपल अमाउंट में मिल जाएगी और अभी शेयर बिक जाएगा मेरा। अभी हाथ क्या, कोई भी रिलायंस का शेयर खरीद लेगा, सबको पता प्रॉफिट होना है, कल को रेट भी बढ़ेंगे शेयर के और साथ साथ में मुझे डिविडेंड भी मिलेगा। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? तो क्या होता है, मिस्टर वाई जो है किसी को शेयर बेच भी सकता है और इसके पास एक कागज का टुकड़ा हमेशा रहेगा, हमेशा। अगर मान लो एक कागज का टुकड़ा खो भी गया तो भी ये जाकर कंपनी से डुप्लीकेट इशू करा ले, क्योंकि इस कागज के टुकड़े पर किसका नाम लिखा हुआ है? मिस्टर वाई का नाम लिखा हुआ है। इसको हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। ये वर्ड भैया लिख लेना, जितने भी आपको बता रहा हूं मैं, पूरी की पूरी अकाउंटेंसी में, कंपनी में लगभग 1 महीने तक कंपनी चलने वाली है आपकी, 1 से 1.5 महीना। उस 1 से 1.5 महीना इन वर्ड्स को आप डिस्कस करेंगे, तब आप कहेंगे कि सर आपने क्या क्या पढ़ा दिया मुझे स्टार्टिंग में। मैं स्टार्टिंग में सब चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पूरे साल, मतलब पूरे सेशन में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए, तो ये शेयर सर्टिफिकेट जो होता है किसके नाम पर होता है? जिसने भी शेयर खरीदे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके पास जो है बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। अब जब 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए तो क्या ये बिजनेस कर सकता है? बिल्कुल, अब बिजनेस कर सकता है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि आपने 90 लाख के शेयर मार्केट में भेजे और इन लोगों ने 90 लाख के 90 लाख खरीद लिए। कुछ बात समझ में आई? कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मुझे 90 लाख की जरूरत थी और मैंने मार्केट में 90 लाख के शेयर्स 90 लाख के मैंने मार्केट में भेजे और मार्केट में इतने भले लोग थे जिन्होंने मुझे एकदम कैश दे दिया और शेयर्स अपने घर ले गए। बात समझ में आती है? जब कैश, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो कैश चाहिए अभी। जैसे ही मेरे को कैश मिला 90 लाख का, इसे मैंने 10 लाख और जोड़ के 1 करोड़ पूरे कर लिए और 1 करोड़ पूरे करते ही मैंने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कितनी आसान सी बात लगी कि जी बिजनेस स्टार्ट हो गया, 10 लाख रुपए में बिजनेस शुरू हो गया। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए 90 लाख के शेयर्स मैंने मार्केट में भेजे, तो सही शेयर्स भेजे मैंने मार्केट में, ना बिके 90 लाख के शेयर। क्यों? ऐसा क्यों? बेटा एक बात बताओ, रिलायंस का ही तो शेयर आप खरीदोगे, टाटा का शेयर आप खरीद लोगे, एस्कॉर्ट का आप शेयर खरीद लोगे, इसार का शेयर आप खरीद लोगे, बहुत सारी अलग अलग कंपनी का शेयर खरीद लोगे, पर उन कंपनीज का शेयर खरीदोगे जिसका आज तक आपने नाम भी ना सुना हो? चांसेस हैं क्या आपके वो शेयर्स नहीं बिकते जल्दी से? हाँ बिकेंगे, बहुत मारामारी करनी पड़ेगी, भागादौड़ी करनी पड़ेगी, बिक जाएंगे, लेकिन क्या होता है, चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो क्या किया जाता है, मान लीजिए 80 लाख ही बिके, 80 लाख के ही शेयर्स बिके,
मान लीजिए 80 लाख के शेयर्स बिके, मान लीजिए 85 लाख के शेयर्स बिके। हो सकता है भैया कुछ भी हो, मार्केट में आप बेचने जा रहे हो। मैं कह रहा हूं, मैं घर से मैं ठेली लगाता हूं, ये रही मेरी ठेली, 4 पहिए इसमें लगे हुए हैं। ये ठेली जो है मतलब ये कुछ पकड़ने का भी है इसमें। इसके अंदर क्या है, मैंने कपड़े रख रखे हैं, बहुत सारे कपड़े रख लो या कपड़े रख लेते हैं। मान लीजिए मैंने 100 शर्ट्स रख रखी हैं इसके अंदर, और मैं मार्केट में पहुंचा सेल करने के लिए, तो जरूरी है 100 की 100 बिक जाएं? 100 शर्ट क्या सेल हो जाएंगी बताएं? चांसेस हैं क्या? कोई चांस नहीं है। ऐसा भी हो सकता है 100 शर्ट कम पड़ जाए, मतलब वहां पे 150 बंदे खड़े हो, 150 के 150 कह रहे हैं कि भैया हमें सबको चाहिए, वहां झगड़ा हो गया कि तू एक्स्ट्रा क्यों नहीं लेकर आया, 50 बंदे खाली गए। ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए केवल 80 बिके, 20 घर वापस आ जाए, 20 शर्ट घर वापस आ जाए। चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। तो यही केस यहां पर होता है कि मान लीजिए आपने 90 लाख शेयर्स इशू किए, 90 लाख रुपए के शेयर्स आपने इशू किए। इसको मार्केट में भेजने का मतलब ही कहते हैं शेयर इशू कर देना। शेयर इशू करने का मतलब है कि आपने अगर शेयर्स मार्केट में भेजे तो क्या हुआ, शेयर्स इशू हो गया और आपके पास कैश आ चुका है। तो मैं कह रहा हूं मान लीजिए आपके 90 लाख शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, तो यहां पर एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि भैया सेबी, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब ये कंपनीज के ऊपर यही देख रेख रखती है। तो सेबी जो है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ये होता क्या अल्टीमेटली, होता क्या, ये वॉचडॉग कहलाता है। मतलब जैसे आपकी पुलिस होती है ना, आप कानूनी कार्यवाही, मतलब जैसे मैं कहता हूं मैंने किसी का मर्डर कर दिया, या मैंने कोई चोरी कर दी, या मैंने कोई इलीगल काम कर दिया, तो मेरे पीछे कौन आएगा? मेरे पीछे मेरी पुलिस आएगी। यूपी पुलिस का हूं मैं, यूपी का बंदा तो यूपी पुलिस आएगी मेरे पीछे। अगर मैं दिल्ली का हूं तो मेरे पीछे कौन आएगी? दिल्ली पुलिस आएगी। यही तो केस होता है। इसी तरीके से अगर कंपनीज ने कोई फ्रॉड किया है, कंपनीज ने कोई कानून तोड़ा है अगर, तो कानून तोड़ने के बाद कौन सी पुलिस आएगी बाबू? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आएगा, सेबी। बात समझ में आती है? सेबी क्या है? कंपनीज की एक तरीके की पुलिस है। इसको हमने एक शॉर्ट नाम और दे रखा है, वॉच डॉग भी बोलते हैं इसको। मतलब ये कुत्ता है, ऐसे बैठा रहता है, यूं देखता रहेगा देखता रहेगा देखता रहेगा, वॉच करता रहेगा सबको, और जैसे किसी ने रूल तोड़ा तुरंत उसे दबोच लेगा। बात समझ में आई? इसलिए से क्या बोला, वॉच डॉग भी बोला है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि सेबी का दूसरा नाम क्या है, या फिर वॉच डॉग किसे कहते हैं, या इसे सेबी को वॉच डॉग ही क्यों कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं थ्योरी में। खैर, फिलहाल जो सेबी है, सेबी ने एक रूल बना रखा है कि भैया जितने भी आपने शेयर्स इशू किए हैं उसका 90% एटलीस्ट, ध्यान रखना इस चीज का, एटलीस्ट 90% अगर सब्सक्राइब हो गया, या सब्सक्राइब का मतलब होता है बिक जाना, सब्सक्राइब हो गया मतलब बिक गया, उतना पैसा आ गया, तो आप शेयर मार्केट में इशू करेंगे, अन्यथा आप मार्केट में शेयर इशू नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, यहां बात करूं कि 90 लाख का 10% कितना होता है? 90 लाख का 9 लाख होता है। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं यार, 90 लाख का 10% 9 लाख होता है, तो 81 लाख रुपए, 81 लाख रुपए के शेयर्स एटलीस्ट सब्सक्राइब होने चाहिए। मतलब 90% कितने हैं? 81 लैक्स। कितने के सब्सक्राइब हो गए? 85 लैक्स के। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं यहां कह रहा हूं, मान लीजिए आपके 80 लाख के शेयर सब्सक्राइब हुए केवल, तो आपको पता, आप शेयर्स मतलब 80 लाख रुपए अपने पास नहीं रख सकते, ये रूल है। आपको क्या करना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये पैसे वापस देने पड़ेंगे। 80 लाख रुपए जिससे लिए सबको वापस भेजने पड़ेंगे। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि बेटा पब्लिक जो पैसा लगाती है वो सरकार के भरोसे लगाती है। आपको पता है जितने भी बैंक खुलते हैं इंडिया के अंदर वो किसके भरोसे खुलते हैं? आरबीआई के भरोसे। आरबीआई कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या होती है? आरबीआई एक सोल बॉडी होती है जो सभी बैंकों को सर्कुलेट करते, सभी बैंकों को ऑर्डर देती है, सभी बैंकों का बाप, जिसे कह दो देसी भाषा में, सभी बैंकों का बाप। अगर किसी बैंक ने कोई घोटाला किया उसे कौन पकड़ेगा? उसे आरबीआई पकड़ेगा। तो माय डियर, अगर बैंकों में आप पैसे जमा करके आ रहे हो, मान लो भाग गए बैंक, तो आपको पता है आरबीआई की उसके ऊपर कड़ी निगरानी रहती है। बहुत मोटी सिक्योरिटी वो लोग अपने यहां जमा करवाते हैं, तब बैंक खुलने देते हैं। और मान लीजिए बैंक भाग गया तो क्या होगा? आरबीआई अपनी जेब से भरपाई करेगा, पब्लिक के पास पैसा पहुंचाएगा। तो पब्लिक किसके ऊपर भरोसा करती है? सरकार के ऊपर भरोसा करती है। और अब पब्लिक जो है कंपनी को, जिस कंपनी अभी खुली है उस कंपनी को पैसा दिया पब्लिक ने,
पब्लिक ने पैसा दिया, मान लीजिए कंपनी ने धोखा देके भाग गई। सत्यम स्कैंडल के बारे में किस किस को पता है? मुझे लगता है शायद आपको नहीं पता होगा, बहुत पुरानी बात होगी, तो 10-12 साल हो गए, लेकिन अगर नेट पे सर्च करें सत्यम स्कैंडल मेरे सामने, मतलब मैं भी उस टाइम बच्चा ही था, लेकिन हुई बहुत, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके किए हैं। सत्यम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, उसने ऐसे ही स्कैम किया था कि उसने सभी के पैसे लिए और कंपनी भाग गई। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था, उसकी सबकी भरपाई किसने की थी? सरकार ने की थी भरपाई। बात समझ में आती है? तो जो यहां पैसा लगाया जा रहा है कंपनी, मान लो कंपनी भाग गई तो कौन भरपाई करेगा? माय डियर, सरकार को भरपाई करनी पड़ेगी, और सरकार ने भरपाई ना की अगर, तो लोग पता नहीं कितने जहर खा के मर जाएंगे। भाई पैसा डूब गया, क्या होता है शेयर्स में, पैसा डूब गया, जहर खा लिया, किसी ने नस काट ली, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा, इस तरीके सुसाइड कर लेते थे। ये सब चीजें ना हो, इस वजह से कंपनी, मतलब सरकार ने नजर रखी कि अगर 90% पैसा भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब लोगों को भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर, तो आप व्यापार इस तरीके से नहीं करेंगे। अगर आपको कंपनी चलानी है तो आप 1 करोड़ रुपए अपने लगाओ। 90 लाख रुपए की बात कही, 10 लाख इसके पास अपने हैं, 90 लाख रुपए पब्लिक से मांगे, तो 90 लाख रुपए भैया अपने लगा, तू सरकार से नहीं, सॉरी पब्लिक से नहीं लेगा। 90% तू पब्लिक से नहीं लेगा, 90% से कम देना आया है तो 15 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस करो। अगर नहीं करते हो तो इसके ऊपर तुम्हें ब्याज भी देना पड़ेगा पब्लिक को, तब ब्याज के साथ आप वापस करेंगे, इसलिए वापस करना पड़ जाता है। बात समझ में आती है कि नहीं आती? ये बात मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आई होगी। अब एक बात और आती है कि सर ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं होती होंगी, जरूरी थोड़ी ना सभी कंपनीज के 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाएं। बिल्कुल जरूरी नहीं है, सबके शेयर सब्सक्राइब नहीं हो सकते, पर कंपनियां तो सारी खुलती हैं बेटा जुगाड़ से। क्या जुगाड़ है वो? अंडरराइटर। ये सब वर्ड आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे, ये सब आपको थ्योरी में याद करने हैं, मतलब पढ़ने हैं, समझने हैं, ताकि आप एग्जाम में लिख लें। एमसीक्यूज जो 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं वो यहीं से बनेंगे। मैं कह रहा हूं अंडरराइटर कौन होता है भाई साहब? अंडरराइटर वो बंदा होता है जो शांत बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, कंपनी से खामखा कमीशन खाता है। मतलब कंपनी से इस बात का कमीशन खाता है वो कि मान लीजिए अगर शेयर 90% सब्सक्राइब नहीं हुए, मान लीजिए सर 80 लाख के शेयर सब्सक्राइब हुए, और मैंने क्या कहा था कि 90 लाख का 90% जो होता है वो बैठता है 81 लाख। कम से कम 81 लाख के शेयर्स आपके सब्सक्राइब होने चाहिए। तो क्या होता है, अभी 80 लाख के शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, 1 लाख की कमी पड़ी कि नहीं पड़ी? तो ये अंडरराइटर जो बंदा होता है ना, ये कमीशन एजेंट होता है, ये 1 लाख के शेयर अपने नाम से खरीद लेता है। ये 1 लाख के शेयर अपने नाम से खरीद लेता है, मतलब जितनी भी कमी पड़ती है उसके शेयर्स अपने नाम से खरीद लेता है। और टोटल कितने के शेयर्स खरीद लिए? 81 लाख के खरीद लिए। सरकार की कंडीशन पूरी हो गई कि नहीं हो गई? सरकार की 90% की कंडीशन पूरी हो गई। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, 1 लाख रुपए अपनी जेब से देता है क्या? ना, जेब से नहीं देता, एक कंपनी से ही लेता है, एक कंपनी का एजेंट है, एक केवल अपने नाम से। एक बात बताओ, अगर मैं कोई, मान लो जो कहते हैं कि मर्डर करवा देना, मैंने किसी का मर्डर करना है, लेकिन मैं मर्डर नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी को सुपारी दी, तू जा उसको मर्डर कर दे जाके, काम तो मैं ही कर रहा हूं, करवा रहा हूं ये, लेकिन कर तो वो रहा है ना। उसे पकड़ा, उसे ढूंढेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, तब जाए कहीं वो मेरा नाम खोलेगा, वरना मेरा नाम तो नहीं खोलेगा, ना मेरे फिंगरप्रिंट आएंगे, ना मेरा कुछ और आएगा। तो क्या सरकार पकड़ पाएगी मुझे? नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए मैं किसी दूसरे बंदे से काम कराया। इसीलिए यहां पर होता है, कंपनी का मालिक हमेशा चाहता है कंपनी उसकी खुले, सरकार हमेशा टांग अड़ाती है। तो क्या होता है, ये एक अलग आउटसाइडर बंदा होता है, बिल्कुल अलग बंदे से कमीशन दिया जाता है, खाली कमीशन। मान लो अगर 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं ना, तो ये फ्री फंड कमीशन देते हैं इसको। कंपनी रिस्क नहीं लेती, इस वजह से इसको अपॉइंट करती है। ये क्या करता है, बैठा रहता है खाली, लेकिन जैसे ही सब्सक्राइब कम होते हैं तुरंत वो कंपनी से फोन करता है, भाई साहब इतने लाख के शेयर्स जो है बिके नहीं है। कंपनी क्या कहती है, एकदम पैसा ट्रांसफर करती है, वो उतने शेयर जाके खरीद लेता है। 90% सब्सक्रिप्शन होते ही अब कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बात समझते हैं? अंडरराइटर कौन होते हैं? अंडरराइटर एक कमीशन एजेंट होते हैं, जिन्हें कमीशन मिलता है शेयर्स के ऊपर, और वो क्या करते हैं, वो केवल वॉच करते हैं, देखते रहते हैं कि जैसे ही अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन से कम नीचे चला गया, 90% सब्सक्रिप्शन अगर नीचे चला गया, तो उसको 90% तक ये लोग लेकर आ जाते हैं। बात समझ में आती है? एक जुगाड़ होता है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। जी बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए कुछ वर्ड्स और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। कुछ वर्ड्स क्या क्या है डिस्कस करने के लिए? एक वर्ड है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? ये कोई से खर्चे नहीं है, वो वाले खर्चे होते हैं जो कंपनी का प्रमोटर, प्रमोटर कौन है? जो मालिक हुआ करता है, जो इसने कंपनी को रजिस्टर करवाया है, प्रमोटर जो भी खर्चे करता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन तक के, उस खर्चों को क्या नाम दिया जाता है? उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नाम दिया जाता है। कौन कौन से खर्चे हो जाते हैं? मैं कह दूं आरओसी की फीस हो गई, सीए की फीस हो गई, वकील की फीस हो गई, ट्रैवलिंग के खर्चे हो गए, या कोई भी XYZ खर्चे, ETC, कोई भी खर्चे जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले सारे खर्चे हुए। क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आई? कंपनी जीती जागती आर्टिफिशियल पर्सन कब बनी? जब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले खर्चे तो हुए हैं। किसने किए हैं वो खर्चे? वो खर्चे सारे प्रमोटर्स ने किए हैं। तो प्रमोटर्स के द्वारा किए गए सारे खर्चे रजिस्ट्रेशन से पहले आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। चाहे हिंदी में लिख लेना, इसको पर लिख जरूर लेना। चलिए जी, तो मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके साथ डिस्कस कर लिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट डिस्कस कर लिया। एक पॉइंट और बचा है, प्रोस्पेक्टस। क्या होता है प्रोस्पेक्टस? सभी को पता है प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस मैं बताऊं आपको, आपने कभी एडमिशन कराया अपने स्कूल में? अपने स्कूल गए हूं, किसी ने 11th क्लास में एडमिशन करा, कई स्टूडेंट्स होते हैं अपने स्कूल चेंज करते हैं और एडमिशन कराते हैं 11th क्लास में। और जिन बच्चों ने जो कंटिन्यू उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कभी ना कभी तो एडमिशन कराया होगा। और अगर जो बच्चे भैया नर्सरी से ही पढ़ रहे हैं इसी स्कूल में, जो भी आपका स्कूल हो, तो भैया अपने पेरेंट्स से पूछें, उन्हें पता होगा, क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे हो गए ना जब, तब आपके पेरेंट्स को प्रोस्पेक्टस मिला होगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक मतलब कह दूं बुकलेट टाइप की होती है। आप स्कूल के अंदर गए, आपने जैसे स्कूल का फॉर्म भरा, तो फॉर्म जैसे आपने 100, 150, 200 रुपए के आसपास का फॉर्म होता है, आपने फॉर्म फिलअप किया, तो उस बुकलेट के लास्ट पेज पर एक फॉर्म होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है, एडमिशन फॉर्म कहते हैं उसको। पता है वो लास्ट में क्यों होता है? क्योंकि प्रोस्पेक्टस के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक स्कूल की जितनी भी फैसिलिटीज हैं, स्कूल में वो लोग क्या क्या कराने वाले हैं, कितने क्लासरूम्स हैं, कितने एसीज हैं, कितने आपके पास मतलब यूं कह दूं फर्नीचर कितना अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, कितने ज्यादा बेहतरीन स्टाफ्स हैं, कैसा प्रिंसिपल है, कहां की फैसिलिटीज ये लोग लेकर आ रहे हैं, बैकअप फैसिलिटी है या नहीं है, आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर फैसिलिटी है या नहीं है, प्लेग्राउंड्स हैं नहीं है, बाकी स्मार्ट क्लासेस को लेकर उनके क्या चीजें हैं, मतलब मान लीजिए कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है स्कूल में तो सेफ्टी रीजंस कुछ हैं या नहीं है, मतलब जो भी चीजें हैं, कंप्यूटर लैब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं क्या, लाइब्रेरी वाइब्रेरी, जो भी उनके पास होता है वो सब उसके अंदर डाल देते हैं। और एक्स्ट्रा ही डालते हैं, होता है इंसानों के पास वैसे कुछ नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ही डालते हैं। वो जो एक्स्ट्रा डालते हैं क्यों डालते हैं? ताकि पेरेंट्स एकदम इंप्रेस हो जाएं कि यार मेरा बच्चा ना पता नहीं अमेरिका में ही पढ़ रहा है साला, मतलब अमेरिका में क्यों पढ़ रहा है, दुनिया भर की चीजें इन्होंने इतनी डिजाइन करके डालते हैं। कंप्यूटर में आधे औंधे बच्चे बैठे रहे जिन्हें नो नहीं पता कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होएगा, पर नुगाए ले पकड़ ले कीबोर्ड, पकड़ ले माउस, और नु पकड़े बैठे रहे, पट 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 हाथ पीटते रहे। क्या होगा उनका? फोटो खींच लेने का, हाँ जी हाँ हमारे स्कूल में ऐसे ऐसे बच्चों को सिखाया जा रहा है कंप्यूटर। ऐसे फेक चीजें होती हैं, वह सब लोग ऐसा नहीं करते पर मैक्सिमम ऐसे ही कर जाते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस जो होता है, प्रोस्पेक्टर आपके स्कूल को दर्शाता है कि आपके स्कूल में अल्टीमेट है क्या। आप जब पूरे के पूरे प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेते हैं और आपको मजा आता है कि हाँ यार बहुत मजा आया, मजा सबको ही आता है, जब मजा आया तो बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे आप पहुंचते हैं और उसके बाद उस फॉर्म को भरते हैं और फाड़ के उसको काउंटर पे जमा कर देते हैं। जो भी उनकी प्रेस्क्राइब्ड फीस होती है, फीस जमा की आपने, और उसके उनका जो टेस्ट होता है, अगर आप थोड़ा सीनियर क्लास में जाते हो टेस्ट लेते हैं ये लोग, टेस्ट लिया उन लोगों ने और उसके बाद क्या किया आप लोगों ने, अपना काम कंप्लीट करके वापस आ गए, टेस्ट में पास हो गए तो आप स्कूल में एडमिशन आपका हो चुका है। ठीक है, ये स्थिति होती है। तो प्रोस्पेक्टस से क्या समझा आपने? प्रोस्पेक्टस का मतलब वो होता है कि आप किसी के पास अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास फलाना है, हमारे पास ढिमकाना है, ये सब चीजें इस चीज से फॉलो करती हैं। दूसरा एग्जांपल मैं कह सकता हूं कोचिंग सेंटर, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, शायद उन्हें पता होगा, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने शायद हमारी क्लासेस में, जो हमारी फर्स्ट क्लास है स्टेयर्स के पास वाली, वहां पर आपने कुछ पैम्पलेट्स रखे हुए देखे होंगे। कई बार पैम्पलेट्स रखे हुए होते हैं, मतलब अच्छे पेपर में भी हैं, थोड़ा रफल पेपर में भी हैं जो न्यूज़पेपर में जाते हैं, और पोस्टर्स आपने देखे, फ्लैक्स आपने देखे,
ये सब चीजें क्या है, ये एडवर्टीजमेंट का एक जरिया है। हम सामने वालों को बताएं हमारे यहाँ रिजल्ट कितना अच्छा है, हमारे स्टूडेंट कितने मतलब मार्क्स स्कोर करते हैं, किस तरीके की फैसिलिटी हम लोग इनको प्रोवाइड कराते हैं। वन रूफ के अंदर सारी क्लासेस हम इनको रन कराने की कोशिश करते हैं। हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंस बैकग्राउंड को अगर पढ़ा रहे तो इंजीनियर्स हैं। तो इस टाइप से हमारे पास सारी फैकल्टीज सबके नाम होते हैं, हम प्रॉपर डिस्क्लोजर करते हैं। तो पैम्पलेट ना हमारे, हम कोई बुकलेट नहीं इशू कर रहे, लेकिन हम पैम्पलेट्स तो इशू कर रहे हैं। वो पैम्पलेट्स कुछ और नहीं बल्कि वो भी एक प्रोस्पेक्टस का ही काम करते हैं। प्रोस्पेक्टस का मतलब ये होता है एक अरे क्या कहते हैं, बुकलेट, एक बुकलेट जिसको आप मार्केट में इशू करते हैं ताकि मार्केट के लोगों को आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस जो होता है, थ्योरी जो है इसकी लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट इशूड फॉर इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक for subscription or purchase of securities including its terms and conditions for issue। मैं कह दूं फिलहाल कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी भी ऐसी ही एक बुकलेट इशू करती है, किसके पास, पब्लिक एट लार्ज के पास। अब एक बात बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पब्लिक एट लार्ज जो होती है, कंपनी जैसी अभी नई नई खुली, मैंने कहा ये कंपनी खुली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, तो इसको क्या कोई प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत पड़ेगी, इसको तो भैया सब जानते हैं। ये अगर मार्केट में खड़े कहते ना कि भाई मेरा शेयर बिक रहा है, तो सारे भुक्के नंगों की तरह खरीदने आएंगे। लेकिन मैं कह दूं यहां पर कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है, तो ये कहेंगे भाई ये किसकी कंपनी है, पब्लिक कहेगी ये किसी कंपनी, हम ना खरीद रहे इसके शेयर, सब मना कर देंगे। तो क्या करते, कंपनी शेयर मार्केट में भेजने से पहले ना प्रोस्पेक्टस भेजती है। प्रोस्पेक्टस में ना वो बताते हैं कि मैं बिजनेस क्या क्या करने वाली हूं, कैसे कैसे कंपनी करेगी, कि मैं कैसे कैसे बिजनेस करूंगी, कैसे कैसे सेटअप करने वाली हूं, मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, मैंने इस लेवल पर बिजनेस का रखा है, मेरे पास इतने हाईली क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं, हमारे पास इतने एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स हैं, इतना स्किल्ड लेबर वाली हमारे स्किल्ड एम्प्लॉइज है हमारे पास। मतलब बहुत सारी चीज इस तरीके से करके लोगों को यह आश्वासन दे देते हैं कि आप अगर हमारे शेयर्स खरीदते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, मतलब हमारा शेयर का रेट भी बढ़ेगा, आपको उसमें भी बेनिफिट होगा, साथ ही साथ हम आपको ईयरली या मंथली या हाफ ईयरली आपको डिविडेंड भी पे करते रहेंगे। और इन लोगों को जब सेटिस्फेक्शन हो जाता है तब ये लोग क्या कहते हैं, हाँ जी हाँ मैं शेयर खरीदने के लिए तैयार हूं। इन सभी लोगों ने क्या कहा, हम शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। तब ये लोग क्या करते हैं, कंपनी इनको क्या दे देती है, शेयर्स दे देती है, और इनसे क्या ले लेती है, इनसे कैश ले लेती है। कैसे कैसे लेती है, हम एंट्रीज में इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, पर फिलहाल ये समझें कंपनी जब क्या नाम है, पहले प्रोस्पेक्टस बेचती है, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, क्या क्या होता है हमारे यहाँ, क्या क्या चीजें हमारे पास, क्या क्या फैसिलिटी, जैसे स्कूल वाले करते हैं, बिल्कुल वही काम करना। सिंपल मार्केटिंग है यार, सिंपल मार्केटिंग। इन्होंने मार्केटिंग करी इनके पास जाके, कहा कि भैया मेरा ये है, मेरा वो है, फलाना है, ढिमकाना है, हाथ पर जुड़वा लिए भैया, खरीद ले शेयर आके। लेकिन कुछ भी करके ये लोग प्रोस्पेक्टस भेजते हैं, बहुत कुछ उसके अंदर लिख देते हैं, और उसके बाद पब्लिक पागल बन जाती है और इनके शेयर खरीद लेती है। किस्मत अच्छी हुई तो शेयर का रेट बढ़ गया, पब्लिक खुश हो गई, खुश हो गई, सारी सबके दांत फट गए एकदम। लेकिन मान लो रेट गिर गया तो सारे के सारे रोने लगे, सारे के सारे आंसू बहने लगे, सारे के सारे रोने लगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये किस्मत की बात है। लेकिन प्रोस्पेक्टस कंपनी, हम फिलहाल अकाउंटिंग की बात करें, हम भैया सिंपल अकाउंटेंट हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अकाउंट्स के बारे में बातचीत करनी है कि अकाउंट्स में हम लोग इन चीजों को डील कैसे करेंगे। ये सभी चीजें जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की, सब सीए की चीजें भी कहा करते हैं, कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी में है, काफी टीचर्स को स्किप करा देते हैं। सीए में इसलिए है क्योंकि भैया हम लोग कोई अकाउंटेंट नहीं है, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब हम लोगों को कंपनी को रन कराना है, हम लोगों को कंपनी को अल्टीमेटली बताना है कि आपको कौन से डिसीजंस लेने हैं जिससे आपको फायदा पहुंचने वाला है। तो कुल मिलाकर हमको ये चीज पढ़ाई जाती है बहुत ज्यादा डिटेल में। मुझे इसलिए ही पता है कि मैंने पूरी लॉ की बुक पढ़ी है, मेरे पास अभी ऊपर रखे बुक, अगली क्लास में दिखाऊंगा आपको मैं। मतलब इसमें क्या होता है, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कैसे कैसे चीजों को मैनेज करना है। तो अकाउंटेंट्स को क्या करना है, अकाउंटेंट्स को जब अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कंपनी काम कैसे करती है, कैसे प्रोस्पेक्टस जाता है, कैसे पैसा आता है, तभी तो आप उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? चलिए जी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे प्रोस्पेक्टस भी यहां ओवर होते हैं। अब यहां से शुरू होता है हमारा शेयर कैपिटल। भैया क्लास जो है थोड़ा सा ज्यादा लंबी हो गई है, मैंने अभी वीडियो देख नहीं पाया, पढ़ाते पढ़ाते कहां खो गए पता ही नहीं चला।
खैर बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो गई है, शायद 50 मिनट के आसपास की हुई है, और मैं इतनी लंबी क्लास बनाता नहीं हूं वरना आप सभी बोर हो जाएंगे। शेयर कैपिटल का जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, और बस मुझे एक क्लास और चाहिए थ्योरी के लिए, और उसके बाद में सीधा न्यूमेरिकल पे आऊं। मतलब ये कह सकता हूं आपको कि आपकी बार जो हम थ्योरी पढ़ने वाले इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको क्वेश्चंस के ऊपर पढ़ने वाला है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इनका डिफरेंस, ये क्या होते हैं, इक्विटी क्या होते हैं, प्रेफरेंस, इन सभी के बारे में डिस्कशन करना है, काइंड्स ऑफ शेयर्स के ऊपर, और इनका डायरेक्ट इफेक्ट आपके क्वेश्चंस के ऊपर है। तो भैया ये वाली क्लास जो आपकी बात अब तक जो हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब जब एमसीक्यूज आ चुके हैं तो क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है थ्योरी में से, हमें सब कुछ पढ़ना है। लेकिन जो अब ये चीजें हैं इनको थोड़ा सा इसलिए थोड़ा करना जरूरी है, जो काइंड्स ऑफ शेयर्स वगैरह हैं, शेयर कैपिटल वगैरह हैं, इनको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि भैया ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके बिलोंग करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस यहां से ही बहुत ज्यादा बनता है। बात समझ में आती है? तो भैया आज के लिए माफी चाहूंगा, बहुत लंबी क्लास हो गई है, और वीडियो को भैया लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अगर कोई गलती रही हो तो माफी चाहता हूं आप लोगों से, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, साथ साथ में वहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक भी मिल जाएगा। और किसी ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो भैया वैसे तो प्लेलिस्ट में आपको मिली जाएंगी, क्लासेस नहीं मिलती हैं तो भैया यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका प्रीवियस वीडियो का लिंक भी दे रखा है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो भैया माफी चाहता हूं उसके लिए, मैंने तो पूरी अपना बेस्ट करने का प्रयास किया है। कई स्टूडेंट्स ये कहेंगे यार बोर कर दिया, बहुत ज्यादा थ्योरी कराई है, तो भैया मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूं जो चीजों को छुड़वा दूं। बोर है या अच्छा नहीं है मैं तो कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपको देखना है आपको एक क्लास स्किप करनी है या आपको एग्जाम के लिए इसको पढ़ना है। भैया बुरी लगेगी क्लास, अगर थोड़ा ऑकवर्ड लगे मेरे कहने से 2 बार देख लेना क्लास, अगर बुरी लगे तो भैया एक बार फिर देख लेना, लेकिन देखना जरूर, एग्जाम में करना जरूरी है। माफी चाहूंगा, बार बार माफी मांगूंगा इस चीज के लिए, लंबी क्लास हुई है पर आप इसको करें जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय, सी यू।